जैसे कि हम देखने वाले हैं, आज फिर से दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में सामाजिक विज्ञान क्लास 10th में हमने एक वीडियो डाल दी थी ऑब्जेक्टिव की। ये सेकंड वीडियो है ऑब्जेक्टिव की। आने वाले कुछ ही दिनों में अपने को सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर हम ला सकें। जैसे कि आज हम दूसरी वीडियो देख रहे हैं, तो 4 पार्ट तक हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे। अब ये 5 पार्ट से हम प्रारंभ आज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, तो आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू वॉच करेंगे और बिना स्किप किए आगे तक देखना, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया से ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं और मैं इनकी डिटेल भी बताने वाला हूँ धीरे धीरे। तो देखते हैं। यहाँ पर बात आती है कि पहला प्रश्न देख रहे हैं हम, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान जाना जाता है? तो भैया मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान क्या माना जाता है? हीरा का। किसका? हीरा का। और मध्य प्रदेश जो है दलहनों के लिए भी प्रथम स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर आता है। और मध्य प्रदेश वन में भी प्रथम स्थान पर आता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आ गया, हीरा आ गया। तो मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। कौन से राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। देश का लगभग, और राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है, राजस्थान में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में, और रणथंभौर भी राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना है इस बात को। देश का लगभग 52% तांबा किस राज्य से निकाला जाता है? तो देश का लगभग 52% मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। तो मध्य प्रदेश किस में प्रथम स्थान पर आ गया है? हीरे में प्रथम स्थान पर, सोयाबीन में प्रथम स्थान पर, और वन में भी प्रथम स्थान पर। और 52% तांबा भी किससे निकाला जाता है? मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। और बात कर लेते हैं अगले की, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य से सबसे अधिक होता है? तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा से होता है। कहाँ से होता है? उड़ीसा से होता है। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो भैया इसमें अभ्रक आएगा। क्या आएगा? अभ्रक आएगा। तो अभ्रक में कोडरमा जो है ना, झारखंड में कोडरमा जो है ना, वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट पदार्थ भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो वो बनता है कोयला। क्या बनता है? कोयला। कोयले को हम काला सोना भी कहते हैं, ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। कोयला कोयला जो है नवीनीकरण है कि अनवीनीकरण? तो आप बोलोगे अनवीनीकरण है। जिसका उपयोग हम फिर से दोबारा कर लेते हैं वो नवीनीकरण होता है, और जिसका उपयोग हम एक बार यूज़ करने के बाद में दोबारा नहीं कर पाते तो वो अनवीनीकरण होता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये क्या होते हैं? अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। नवीनीकरण क्या होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीनीकरण संसाधन में आते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? तो वो तलछटी चट्टानें होती है। कौन सी होती है? तलछटी चट्टानें होती है। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो लौह अयस्क का प्रकार हेमाटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, और बॉक्साइट लौह अयस्क का क्या नहीं है? प्रकार नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज उदाहरण है? तो ऊर्जा खनिज भैया कोयला भी बोला था। ये कोयला कौन सा ऊर्जा? ये अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। कौन सा? कोयला। अब कोयले में हम बोलेंगे तो कोयला एक परंपरागत है कि अपरंपरागत है? जो हमें परंपरा से मिलता हुआ आ रहा है जीव जंतुओं से, जिसमें कार्बन है, वो कहलाता है क्या? परंपरागत संसाधन। कोयला परंपरागत है, डीजल पेट्रोल परंपरागत है, ये परंपरागत संसाधन है। और गैर परंपरागत संसाधन कौन से? जो हमें परंपरा से नहीं मिले, जो कि प्रकृति से मिले हैं, जैसे कि सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है? गैर परंपरागत संसाधन माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है? तो भैया निम्न में से सबसे कठोर कौन सा होता है? हीरा होता है सबसे कठोर। कौन होता है? हीरा सबसे कठोर होता है। और निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है? तो उच्च गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट है। कौन सा है? मैग्नेटाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लोहा माना जाता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उच्च, ये तो हो गया। निम्न में से कौन सा राज्य अल्हों खनिज में धनी है? अल्हों खनिज में भैया राजस्थान धनी है। तो राजस्थान में मैंने बोला कि डेजर्ट, यहीं डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ आता है, रणथंभौर यहाँ आता है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे आता है। निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है।
तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, और देख लेते हैं आगे। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र गोवा पेटी के अलोह का निर्यात करता है। अलोह का निर्यात मरमू गोवा करता है। तो मरमू गोवा कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। तो ये हम देखने वाले हैं किसको, ये आपके जो बंदरगाह है पूरे के पूरे देखने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देख लेंगे हम। अब रिक्त स्थान पे आते हैं, किस पे आते हैं, रिक्त स्थान पे आते हैं। कोयला उत्पादन में भारत का सब रिक्त स्थान है, मतलब कोयला का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान में भारत में, ठीक है ना। तो कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम रिक्त स्थान राज्य में आरंभ हुआ था, तो असम में आरंभ हुआ था। कहाँ आरंभ हुआ था, भारत में जो खनिज तेल उत्पादन असम में हुआ था, ठीक है ना। और असम में जो एक कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। मानस भी कहाँ है, असम में ही है, ठीक है ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, असम में है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन रिक्त स्थान के विशाल भंडार खोजे। तो भैया प्राकृतिक गैस के कृष्णा गोदावरी बेसिन में ना प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। जलोढ़ निक्षेप रिक्त स्थान के नाम से जाना था। तो जलोढ़ निक्षेप है ना, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। और बात करें, खनिजों के बिना रिक्त स्थान नहीं चल सकता, खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में रिक्त स्थान के प्रभावी प्रयोग के लिए जाना जाता है। तो ये पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है, नागरकोइल और जैसलमेर। मैग्नीज मुख्य रूप से रिक्त स्थान के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। भैया इस्पात के विनिर्माण में, मतलब इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है, किसका, मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अब सत्य को देख लेते हैं हम। सत्य को देखते हैं। तो हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी क्या, बिल्कुल सत्य है। तो हीरे की खुदाई सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी, बिल्कुल। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है। तो अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती नहीं है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। बायोमास ऊर्जा गैस एवं विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है कि, तो बायोमास ऊर्जा गैस और विद्युत दोनों में प्राप्त की जा सकती है। खनिज केवल कठोर रूप में पाया जाता है। तो खनिज केवल कठोर रूप में नहीं पाया जाता है, मुलायम रूप में भी पाया जा सकता है। ये एंथ्रासाइड एक सर्वोत्तम कोयला है क्या, तो एंथ्रासाइड एक सर्वोत्तम कोयला माना जाएगा, ठीक है ना। अब सही जोड़ी पे आ जाते हैं, सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। परंपरागत साधन, तो परंपरागत जो साधन है वो आपको कौन सा है, कोयला। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था परंपरागत साधन कौन से हैं, कोयला, खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब किस में पाए जाते हैं, परंपरागत साधन में पाए जाते हैं। और गैर परंपरागत में जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये गैर परंपरागत में आते हैं। तो देख लेते हैं तांबा कहाँ है, सबसे तांबा की जो खदान पेटी कहाँ मिलेगी, हमें बालाघाट में मिलेगी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में। दंत मंजन है ना, वो क्या होगा, दंत मंजन है टिटेनियम ऑक्साइड का बना हुआ होता है, ठीक है ना। अभ्रक निक्षेप, अब अगर अभ्रक निक्षेप कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। मैग्नीज कहाँ पाया जाएगा, मैग्नीज ओडिशा की खदान में पाया जाता है। कौन सा, मैग्नीज। अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है, तो गुजरात का अंकलेश्वर है। कौन सा है, अंकलेश्वर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की कौन सी खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है, तो बालाघाट की जो खदान है 52% तांबा उत्पादन करेगी, मध्य प्रदेश अग्रणी रहेगा इसमें। अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है, अधात्विक खनिज का अभ्रक उदाहरण है, क्या है, अभ्रक। सामान्य नमक मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर कहाँ से प्रगत हित होते हैं, तो हम मान लेंगे वो कहाँ से होते हैं, समुद्री जल से होते हैं। कहाँ से होते हैं, समुद्री जल से होते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक कौन सा है, गुजरात है। तो गुजरात अभी देखा था हमने, ये गुजरात अंकलेश्वर, ठीक है ना। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज की आवश्यकता होती है, तो एक टन अगर इस्पात बनाना है तो 10 किलोग्राम की मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो इस पार्ट के हमने क्या देख लिए, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव देख लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब पार्ट 6 देख लेते हैं, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। विनिर्माण का उद्योग होता है कच्चे माल को जहाँ पर पक्का माल बनाया जाता है, अर्थात उपभोक्ता के लिए
उपभोक्ता के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि सोयाबीन ले लो, सोयाबीन एक क्या है, कच्चा माल है। सोयाबीन से जब तेल बन जाएगा तो फिर वो उपभोक्ता के लिए उपयोगी हो जाएगा, तो वो पक्का माल कहला गया। ठीक है ना। तो इसीलिए विनिर्माण उद्योग कहाँ है, जहाँ पर कच्चे माल को तैयार किया जाता है, पक्के माल में ढाला जाता है, उसको कहते हैं विनिर्माण उद्योग। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, तो हम कहेंगे सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। आगे चलते हैं, भारत की जूट निर्यात में क्या स्थिति है, तो भारत में जूट निर्यात की स्थिति कौन सी रहेगी, द्वितीय रहेगी। क्या रहेगी, द्वितीय रहेगी। और प्रथम किस किस में रहेगी, तो भाई हम दालों में प्रथम है, निर्यात करते हैं दालों में प्रथम है, अभी हमने देखा। उसके बाद में हम हीरे में भी प्रथम है। और आगे बात करें टिस्को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो टिस्को क्षेत्र निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो टिस्को है ना, सार्वजनिक कंपनी नहीं है, वो कौन सी कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो आगे चलते हैं, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल में के रूप में प्रयुक्त करता है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सीमेंट। तो भैया एक उद्योग जो चूना पत्थर को किस में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, चूने पत्थर जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है वो सीमेंट उद्योग होता है। निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, उसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सारे के सारे दूरभाष जैसे कि मैं मान के चलते मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। सेल उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सेल उद्यम आता है आपका किस, सार्वजनिक क्षेत्र में। क्या आता है, सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। ये उद्योग है सेल, क्या है, सेल उद्योग नाम है, कंपनी का नाम है सेल। ठीक है ना। सेल गेल ये जो है ना कंपनी के नाम है। जैसे कि आपने टिस्को देखा था, तो वो भी कंपनी का नाम है। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग क्या है, तो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग माना जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है ना, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा बिहार में। कहाँ मिलेगा, बिहार में। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ मिलेगा, तो भिलाई इस्पात संयंत्र मिलेगा आपको कहाँ पर, तो भिलाई इस्पात संयंत्र मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा, भिलाई मध्य प्रदेश में। तो निम्न में से कौन सा रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो कौन सा रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाएगा, तो मैसूर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मैसूर माना जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव चलते हैं हम। यहाँ पर देखो आप, प्रथम जूट मिल स्थापना कहाँ हुई थी, तो प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी आपकी कोलकाता में। कहाँ हुई थी, कोलकाता में। अधिकतर चीनी उद्योग कहाँ हैं, सहकारी क्षेत्र में आते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो आ जाएगा एल्यूमिनियम। क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। अब आते हैं हम किस पर, अब आते हैं हम यहाँ पर रिक्त स्थान पर। किस में आते हैं, रिक्त स्थान पर। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः रिक्त स्थान की रीढ़ समझते हैं, तो भैया आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है कौन, विनिर्माण उद्योग। ठीक है ना। मनुष्य का सबसे ज़्यादा हमें इनकम कहाँ से होती है, विनिर्माण उद्योग से होती है। उद्योगों से सबसे ज़्यादा हमें इनकम होती है, अर्थात सरकार को होती है। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य रिक्त स्थान कहलाता है, तो भैया वो उद्योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर रिक्त स्थान में स्थित है, तो वो झारखंड में स्थित है। क्या है, झारखंड में स्थित है। तो आप देखो और आगे क्या है, बोकारो इस्पात संयंत्र रिक्त स्थान में स्थित है। बोकारो कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित, सॉरी ये क्या बोल रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र। अच्छा, बोकारो की स्थापना कब हुई थी, बोकारो की स्थापना हुई थी भैया 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में। आरंभिक ये और देख लेते, पांचवा, भारत में रिक्त स्थान के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा का इस्पात, तो भैया छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग है। ठीक है ना। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान के कपास उत्पादन क्षेत्र में, देखो एक तो महाराष्ट्र आता है और एक गुजरात आता है। क्या आता है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सबसे पहले तो मान लेंगे सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, महाराष्ट्र, और रिक्त स्थान तक कपास के लिए क्या, कौन सा है, गुजरात है। ठीक है ना, क्या आ गया, गुजरात। तो आगे देखते हैं हम, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उत्पादक। एक बात और बता दूं वहाँ मैं आपको
कि सबसे बड़ा कपास उत्पादन में कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। कुछ समय पहले तो भैया आपका गुजरात था कपास उत्पादन में, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? महाराष्ट्र। अगर मूंगफली में आता तो क्या आएगा? आपका गुजरात आएगा। क्या आएगा? गुजरात आएगा। किस में आएगा? मूंगफली में। और अगर कपास की बात करें तो कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। अब टिस्को एशिया सबसे सत्य सत्य है यहाँ पर, टिस्को एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सही जवाब है इसका। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है क्या? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कच्चे माल का जाते कहाँ हैं? उद्योगों में जाते हैं। जब तक कृषि के उत्पादन नहीं आएंगे तो वो पक्का माल नहीं मिलेगा आपको। तृतीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं क्या? तो आप बोलोगे ये असत्य है। सेवा क्षेत्र कृषि से कोई संबंधित नहीं रखता है। भारत जापान को सूत निर्यात करता है क्या? तो भारत जापान को सूत निर्यात बिल्कुल करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्को, ये सार्वजनिक क्षेत्र है क्या? तो आप टिस्को तो आपने देखा कि भाई टिस्को एक निजी क्षेत्र है, ठीक है ना। रिलायंस भी एक क्या है? निजी क्षेत्र है। जिसके चेयरमैन कौन है? आपने देखा ही होगा, अंबानी। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शोधन है क्या? तो आप शोधन उद्योग देखिए, आप बोलोगे कि जी हाँ बिल्कुल है। तो अब देख लेते हैं, सही जोड़ी को मिला लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ये जो आएगा, ये आएगा संयुक्त उद्योग है, यानी कि सार्वजनिक उद्योग है, ठीक है ना। ये क्या है? संयुक्त उद्योग है। संयुक्त रूप से ये एक व्यक्ति का नहीं है, संयुक्त रूप से चल रहा है ये, ठीक है ना। बजाज ऑटो लिमिटेड, तो बजाज ऑटो लिमिटेड जो आएगा वो क्या होगा? निजी क्षेत्र है। बजाज जो कंपनी है ना वो निजी क्षेत्र की है। मोटर गाड़ी उद्योग, तो मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ है भैया? गुरुग्राम में है, ठीक है ना। सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग जो है वो क्या है? सिलिका है। कहाँ है? सिलिका। वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इतनी खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जानलेवा भी होती है, ठीक है ना। ये जानलेवा भी होती है। ये जानलेवा कब होती है? जब कोई चीज़ अगर आप बंद कमरे में जला करके रख दोगे तो भैया वो फिर है ना वहाँ की ऑक्सीजन को क्या कर देती है? अवशोषित कर लेती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर देती है? छोड़ देती है। तो जिससे कि क्या है? किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन, अर्थात विनिर्माण हो जाएगा। क्या जाएगा? विनिर्माण। क्योंकि विनिर्माण के बाद ही व्यक्ति इस वस्तु की कब क्या बढ़ती है? कीमत बढ़ती है। अब देख लो आप इसको, सेकंड वाले को, पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित कौन सा इस्पात उद्योग है? तो आप बोलोगे विजयनगर इस्पात। विजयनगर इस्पात। पटसन उद्योग किस राज्य व किस नदी के तट पर है? तो पटसन उद्योग भैया पश्चिम बंगाल में होगा, हुगली नदी के तट पर होगा। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज और बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उदारीकरण। उद्योग, ठीक है ना, उदारीकरण कहेंगे इसको। सार्वजनिक क्षेत्र में के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? तो भैया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत बेचते हैं। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में ये 4 महामार्ग आते हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 2 गलियारे प्रस्तावित है। ये पश्चिम से आते हैं हम पूरब की तरफ, और उत्तर से आते हैं हम दक्षिण की तरफ। तो उत्तर में पड़ता है आपका श्रीनगर, उत्तर में पड़ता है आपका श्रीनगर, ये उत्तर में पड़ता है आपका श्रीनगर। तो दक्षिण में पड़ता है वही क्या? कन्याकुमारी। दक्षिण में पड़ता है क्या? कन्याकुमारी। और यहाँ पर पश्चिम में पड़ता है पोरबंदर, जो कि आपका आता है गुजरात में। और यहाँ पर पूरब में पड़ता है सिलचर, जो कि आपका असम में आता है। तो ये जो कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में आता है। कन्याकुमारी कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, और पोरबंदर से सिलचर ये पूर्व पश्चिम गलियारा। तो 2 गलियारे इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में प्रस्तावित किए गए हैं। तो हमने इस दूसरे ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से भली भांति समझ लिया है। अब आते हैं तीसरे पे। निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारा? देखो इसमें फिर पूछ लिया पूर्व पश्चिम गलियारा। तो पूर्व पश्चिम गलियारा कौन सा है? सिलचर से पोरबंदर। कौन सा है? सिलचर से पोरबंदर। तो पूर्व पश्चिम गलियारा है। अब आगे चलते, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो उसको कहते हैं, प्रमुख साधन कौन सा है? सड़क परिवहन। कौन सा है? सड़क परिवहन।
दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बनाया गया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 बनाया गया, जिसको हम कहते हैं जीटी रोड। क्या कहते हैं? जीटी रोड, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं ग्रांड ट्रक रोड। क्या? ग्रांड ट्रक रोड। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ है? तो भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 से हुआ है, लॉर्ड डलहौजी के समय से हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के समय से, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी थे जनरल गवर्नर। तो 1853 में हमारे भारत में रेल सुविधा चालू हुई। तो भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 18। कितने हैं? 18। तो निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो देरी को घटाता है भैया कौन? पाइपलाइन। तो एक बार पाइपलाइन बिछा दी तो इसमें ना तो खर्च होगा, स्टार्टिंग में जो खर्च हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बाद में कोई ज़्यादा खर्च नहीं होगा, और समय का भी हमें यहाँ पर क्या होगा? बचत मिलेगी, यानी कि जल्दी से जल्दी हमारा पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो सबसे पहले तो आप देख लेना, वो महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। कौन नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य जुड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य नहीं जुड़ा है। अर्थात कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। भारत का बृहत्तम पतन कौन सा है? तो भारत का बृहत्तम पतन भैया वो है मुंबई। तो सबसे बड़ा पतन कौन सा है? मुंबई है। और अगर बात करते हैं कृत्रिम बंदर का सबसे बड़ा कौन सा है और पुराना भी है, तो हम बोलेंगे उसको क्या? वो चेन्नई हो। कौन सा होगा? चेन्नई। और प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदर का कौन सा है? सबसे पुराना बंदर का? तो प्राकृतिक सबसे पुराना बंदर का वो होगा गुजरात में है। गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में है कांडला बंदर का। कौन सा होगा? कांडला। तो कांडला का बंदर का कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। तो अभी तक भारत में बड़े बड़े जो है ना बड़े जो बंदरगाह है उनकी संख्या है 12। उनकी संख्या है 12। अब वो देखना है भारत में 12। देखो, आप देखो ये भारत का क्या है? मैप है, ठीक है ना। तो 6 इधर है और 6 इधर है। तो बड़े 6 बंदरगाह इधर रहेंगे, बड़े 6 बंदरगाह इधर रहेंगे। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई? तो सबसे गहरा बंदरगाह और अंतःस्थलीय के विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? एपी में पड़ता है, अर्थात आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब अगले पेज पर चल, ये 12वां ऑप्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव गैस पाइपलाइन है। तो गैस पाइपलाइन क्या है? हजीरा जगदीशपुर है। क्या है? हजीरा जगदीशपुर। हमने देखा था अभी। देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो देखना क्या है? कृत्रिम सबसे पुराना और सबसे बड़ा। कृत्रिम सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। कौन सा है? चेन्नई। मैंने आपको बताया था चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि एक देश से दूसरे देश से व्यापार होगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। और अगर अंदर ही भारत के अंदर ही होगा, किसी देश के अंदर ही होता तो उसको कहेंगे अंतर्राज्यीय व्यापार। तो भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु कौन सी है? तो भारत सबसे ज़्यादा मंगवाता है खनिज तेल, मंगवाता है सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा आयात किसका करता है? खनिज तेल का करता है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? वो राज्य मार्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? राज्य मार्ग कहलाती है। कौन सा? राज्य मार्ग कहलाती है। परिवहन व संचार के द्रुतगामी व सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया बहुत रिक्तिस्थान हो गई है, यानी कि बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि बहुत कम समय में हम किसी भी क्षेत्र पे पहुंच सकते हैं, और कितनी लंबी दूरी हो उसको भी हम कवर कर सकते हैं कम समय में। इसीलिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है। किस लिए? कैसे? परिवहन और संचार के माध्यम से। भारत में सड़क व जाल लगभग रिक्तिस्थान किलोमीटर है। तो भारत में भैया 56 लाख जो ना जाल है भारत में सड़कों का। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी पहली 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारतीय रिक्तिस्थान देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण। भैया रेल परिवहन का सबसे बड़ा प्राधिकरण है भारत। विदेशी व्यापार से आज एक देश का अन्य देशों से वस्तुओं के रिक्तिस्थान से आदान प्रदान से है भैया विदेशी व्यापार। क्या होता है? आदान प्रदान से है विदेशी व्यापार। अब सत्य पे आ जाते हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर ये आपने ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज अगर देख लिए, वीडियो देख लिए, तो आपके है ना अपने एग्ज़ाम में जब देने जाओगे ना, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के आप देख लोगे वीडियो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपको पता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप अपने पेपर में ला पाओगे। और उतनी ही खुशी होगी जब आप देखोगे कि यार ये क्वेश्चन तो हमने उस वीडियो में देखा था और वो का वही हूबहू यहाँ पर आ गया है और इसको तो हमने पढ़ लिया है। तो उससे क्या होगा कि आपके नंबर बढ़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सर्वाधिक सबसे अधिक है क्या? तो बिल्कुल बोलेंगे जी बिल्कुल है। संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण सम्मिलित है क्या? तो सूचनाओं का आदान प्रदान तो ही संचार तंत्र का एक हिस्सा है। कोलकाता एक समुद्री पतन है क्या? तो कोलकाता बिल्कुल एक समुद्री पतन है। क्या है? कोलकाता एक समुद्री पतन है। तो देखते हैं, विशाखापट्टनम कर्नाटक के समुद्र तट पर स्थित है क्या? तो विशाखापट्टनम कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसलिए गलत हो जाता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है क्या? तो बिल्कुल सही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी उसका क्या होगा? अच्छा होगा। बंदरगाह जल व थल के मिलने वाले स्थल को कहते हैं क्या? तो बिल्कुल सही बात है कि बंदरगाह हम क्या कहते हैं? जल और थल को मिलने वाली जगह को कहते हैं। निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो तो उसका अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, गलत, इसको प्रतिकूल कहेंगे। भैया जब आयात मूल्य से कम, देखो निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम है, तो भैया जिस देश का अगर निर्यात मूल्य कम होगा ना, वो असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा, अर्थात वो प्रतिकूल रहेगा। किसी भी देश का निर्यात होना चाहिए ज़्यादा, किसी भी देश का निर्यात होना चाहिए ज़्यादा और आयात होना चाहिए कम, तो वो जो व्यापार है ना वो रहेगा संतुलित। क्या रहेगा? संतुलित रहेगा। अब जोड़ी पर आ जाते हैं। मुद्रण माध्यम है, तो मुद्रण जो माध्यम होगा वो जो होगा समाचार पत्र का होगा। क्या होगा? समाचार पत्र का होगा। अब देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे वो कहाँ पड़ेगा? वो पड़ेगा दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, वो पड़ेगा आपका बिलासपुर में। कहाँ पड़ेगा? बिलासपुर में। और पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पड़ेगा? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? एमपी में। और बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, सीजी में। सांता क्रूज, तो सांता क्रूज क्या है? सांता क्रूज भैया मुंबई में स्थित है। कृत्रिम पतन, तो कृत्रिम पतन का कौन सा है? चेन्नई है। मैंने आपको बताया था सबसे पुराना और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदर का कौन सा है? चेन्नई है। और अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? तो हम बोलेंगे सबसे बड़ा निर्यातक, यानी कि सबसे बड़ा आदान, सबसे ज़्यादा आयात निर्यात कहाँ होता है? मुंबई बंदरगाह में होता है। और सबसे पुराना प्राकृतिक बंदर का कौन सा है? कांडला, गुजरात में पड़ता है। अब एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर देखते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? वायु परिवहन का 1953 में हुआ था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में हुआ था। हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदर का कौन सा है? चेन्नई। मैंने अभी बताया था आपको, हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदर, सबसे पुराना कृत्रिम बंदर का कौन सा है? चेन्नई। और सबसे पुराना प्राकृतिक बंदर का कौन सा है? गुजरात का है। कौन सा है? गुजरात का। और कौन सा होगा? कांडला होगा। क्या होगा? कांडला। ठीक है ना। सूचनाओं का आदान प्रदान प्रसारण किस तंत्र का हिस्सा है? भैया संचार तंत्र का हिस्सा है वो। भारत का वृहत्तम पतन जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय अर्थात मुंबई है। सबसे बड़ा है ये मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा है। और सबसे पुराना सबसे पुराना प्राकृतिक बंदर का कौन सा है? कांडला। कृत्रिम बंदर का कौन सा है? चेन्नई वाला। ठीक है ना। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने लंबा है? तो आपको पता होगा 14,500। क्या है? 14,500 किलोमीटर है। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? तो सीमांत सड़क संगठन 1960 में बनाया गया है, जिसको कहते हैं हम सीमांत संगठन, जिसको कहते हैं हम नहाई। क्या कहते हैं? नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। अब आते हैं 8 पार्ट पे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं। यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है ना, इसमें राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका होगा नेपोलियन संहिता। क्या है? नेपोलियन संहिता। 1834 में प्रसा में स्थापित हुए जोलवेराइन का संबंध किससे? तो जोलवेराइन का संबंध किससे होगा? तो वो होगा इससे शुल्क से। किससे होगा? शुल्क संघ से होगा। किससे होगा? शुल्क संघ से होगा।
अगली बात कर लेते हैं, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला होगा फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू। निम्नलिखित में से किस देश का सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो कौन से देश को कहते हैं हम सभ्यता का पालना? तो वो उसको कहते हैं यूनान को। क्या कहते हैं? यूनान को सभ्यता का पालना कहते हैं। निम्नलिखित में से जर्मनी के कौन से वर्ग ने राष्ट्र राज्यों को निर्वाचित संबंध शासित होने के लिए प्रयास किया है? तो किसने किया है? तो उसका आंसर होगा भाई मध्य वर्ग के। कौन से लोगों ने? मध्य वर्ग के लोगों ने किए। निर्वाचित संसद द्वारा शासित होने के लिए प्रयास किए मध्य वर्ग ने। बेचारा मध्य वर्ग क्यों करता है? क्योंकि मध्य वर्ग ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ रहता है। मध्य वर्ग ही मतलब बड़े लोगों का क्या होता है? शिकार बनता है, और निम्न वर्ग भी बनता है। निम्नलिखित में से किसको एकीकृत इटली का पहला राजा घोषित किया गया था? तो इटली का पहला राजा किसको घोषित किया गया था? पहला राजा घोषित किया गया था विक्टर एमेनुएल सेकंड को। विक्टर एमेनुएल सेकंड को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे? तो कौन सा क्षेत्र बाल्कन का निवासी था? तो उसका आंसर होगा आपका क्या? स्लाव। क्या होगा? स्लाव। फ्रेडरिक शौरियो कलाकार थे। फ्रेडरिक शौरियो कलाकार कहाँ के थे? तो वो कहाँ के थे? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा भैया फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दिदरो ने। किसने की थी? दिदरो ने की थी। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो जर्मनी की एकीकरण की आधारशिला नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेटरनिक ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो सबसे खतरनाक दुश्मन मैथ्सिनी को बताया है। क्या बताया? मैथ्सिनी को। देखो इसके नाम भले ही अजीब हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, भले ही अजीब है तो है। फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई? तो किसकी की गई है? वो की गई है आपका मरी ऑन का। किसकी? मरी ऑन। आंखों पर पट्टी बंधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो किस बात का प्रतीक है? वो प्रतीक है भैया न्याय का प्रतीक। किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। निम्नलिखित में से यहाँ किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो सकता है? तो ये जो है ना, ये है मेटरनिक ने कहा। किसने कहा? मेटरनिक ने कहा। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी? तो वो हो जाएगा आपका आंसर यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ? तो वो हुआ 1797 में हुआ। अब देख लेते हैं रिक्तिस्तान को, देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन रिक्तिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने रिक्तिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो किसकी? 4 श्रृंखला बनाई। कितनी श्रृंखला बनाई? 4 श्रृंखला बनाई। 1834 में प्रसा की पहल पर एक रिक्तिस्तान जोलवेराइन स्थापित किया गया। तो शुल्क संगठन किया गया। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक रिक्तिस्तान में शामिल कर लिया गया। तो भैया यूनाइटेड किंगडम को शामिल कर लिया गया। 1871 में के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत रिक्तिस्तान क्षेत्र था। भैया वो है बाल्कन क्षेत्र था, तनाव वाला क्षेत्र। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिक्तिस्तान का गठन हुआ था। यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ था। आगे देख लेते हैं। जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह के प्रसा के राजा विलियम प्रथम को रिक्तिस्तान कहा गया। भैया जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। अब बात करते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं हम सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। तो 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी क्या? तो नहीं हुई थी। ठीक है ना। यूनानियों का आबादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया था क्या? तो बिल्कुल सत्य है। जर्मेनिया फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई क्या? तो ये असत्य है। ठीक है ना। इंग्लैंड के औद्योगिक 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ क्या? तो ये सत्य है। ठीक है, हुआ था। 1820 में वियना संधि तैयार की गई क्या? तो ये असत्य, नहीं की गई तैयार। 1861 में एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो आप बोलोगे जी कर दिया गया। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दे दी क्या? तो बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य रहेगा। अब हम देखते हैं इसके ना तो एक शब्द पढ़ना है
और ना ही जोड़ी पढ़ना है, एक शब्द भी नहीं पढ़ना है, ना ही जोड़ी पढ़ना है। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वही ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा आपको। और ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसको भी देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 या फिर 4 मार्च 1932 को, या फिर ये, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद सरकार से लोहा लेने के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पद्धति को अपनाया? तो भाई वो सत्याग्रह, या फिर भूख हड़ताल, या फिर जेल भरो आंदोलन, या प्रार्थना। तो ये था सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने रोलेक्ट एक्ट 1919 पारित किया? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने किया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कितने मील पैदल यात्रा तय की गई? तो 204 मील पैदल यात्रा तय की गई थी। तो किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? तो भैया साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुए थे, तो दांडी तक पहुंचे थे। कहाँ तक पहुंचे थे? दांडी तक पहुंचे थे। तो दांडी में समाप्त हुआ। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? साबरमती से। और एंड कहाँ पे हुआ? दांडी। तो यहाँ साबरमती से दांडी तक कितनी पैदल यात्रा की उन्होंने? 240 मील यात्रा की उन्होंने। प्रारंभ कितने व्यक्तियों से हुए थे? 78 व्यक्तियों से हुए थे। आखिरी में कितने व्यक्ति दांडी तक, कितने, दांडी जब पहुंचे तो कितने व्यक्ति हो गए थे? 20,000 व्यक्ति। और वहीं दांडी पहुंचकर फिर उन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसको कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था, कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया। वंदे मातरम को किसने लिखा? तो वंदे मातरम को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना भाई 1916 में कर दी थी। 1915 में तो गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, तो वो 15 जनवरी नहीं, 9 जनवरी 1915 में तो गांधी जी अफ्रीका से भारत में आए, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी गई। और साबरमती आश्रम की स्थापना भी की गई तो आर्थिक सहायता किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने दी थी। किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने दी थी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ये था आंदोलनकारियों का दमन करना। भैया रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इस रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था, अंग्रेजों को जिस पर भी शक होता था या फिर कोई उनका अगर बहिष्कार करता था, उनको पकड़ करके जेल में डाल देती थी। तो आंदोलनकारियों का दमन करता था। जो भी आंदोलन करते थे उसका दमन के लिए क्या करती थी? रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से बिना किसी दलील, बिना किसी अपील के जेल में डाल देती थी। इसको काला कानून की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? हिंसात्मक साधनों से कानून का उल्लंघन किया। तो हिंसात्मक जो भी तरीके थे वो शामिल नहीं थे। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम अपनाया गया। तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया? तो वो अपनाया गया भैया 1920 में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और समाप्त कब कर दिया गया? 1922 में कर दिया। कब किया? 5 फरवरी को किया। क्यों किया? क्योंकि 5 फरवरी को चोरा चोरी नामक पुलिस थाने में क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई थी। इसलिए 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दिसंबर 1929 के लाहौर के अधिवेशन भैया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसको कहा गया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे अगले उसकी बात कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं यहाँ पर। तो मार्च 1919 में बम्बई में एक रिक्त स्थान का गठन किया गया। तो बम्बई में एक रिक्त स्थान का गठन किया गया, भैया खिलाफत समिति का गठन किया गया। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रिक्त स्थानों के खिलाफ एक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो वो रोलेक्ट एक्ट काला कानून था।
इसके खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन चालू किया। असहयोग खिलाफत आंदोलन रिक्तिस्तान में शुरू हुए थे। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 में शुरू हुए थे। वैसे प्रारंभ तो 1920 से ही हो गए थे, 1920 से ही हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से कब हुआ? 1921 में प्रारंभ हुआ। रिक्तिस्तान की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो ये क्या 1921 में मारे गए? कब मारे गए? 1921 में मारे गए। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में रिक्तिस्तान का नेतृत्व किया। भैया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। और 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने रिक्तिस्तान में बम फेंका। तो भैया सेंट्रल लॉजिकल असेंबली में फेंका था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था, अर्थात संसद में फेंका था। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में फेंका था। और 1929 में फेंका था, तो उसी कारण 1930 में इन तीनों को फांसी दे दी गई है। 1930 में फांसी दे दी गई है। किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई 1930 में। तो देख लेते हैं आगे। रिक्तिस्तान 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन के संगठित किया गया। तो वो क्या होगा? वो डॉक्टर अंबेडकर जी थे। क्या थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे। अब सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे और पहले वे इंग्लैंड में थे क्या? तो भैया ये असत्य है। भैया 1915 में तो भारत में लौटे, कोई शंका नहीं है, लेकिन वो इंग्लैंड में नहीं थे। वो कहाँ थे? अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, इसलिए गलत हो गया। 5 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन समझौते पर दस्तखत कर दिए क्या? तो बिल्कुल सत्य है। 5 मार्च 1931 को बिल्कुल दस्तखत किए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में ही हुआ, गांधी और इरविन के बीच में। 1913 से 1918 के बीच में कीमतें आधी रह गई थी क्या? तो भैया ये गलत है, ये गलत है। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था क्या? तो ये भी असत्य है। अंबेडकर ने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किएगा। तो ये बिल्कुल राइट है। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ? अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी क्या? तो आप बोलोगे जी ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया था क्या? तो ये बिल्कुल सत्य है। जनवरी 1923 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया था क्या? अरे गलत है भैया, शुरू तो भैया 1920-21 में ही हो गया था असहयोग आंदोलन, तो इसलिए गलत हो जाता है। अब देख सकते हो आप, सही जोड़ी को बात करते हैं भैया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 में। तो आप समझो भैया, प्रथम तो हुआ था 1930 में, और द्वितीय हुआ था 1931 में, और तृतीय हुआ था 1932 में। 1932 में। लेकिन गांधी जी शामिल कब हुए? दूसरे में हुए थे शामिल। गांधी जी दूसरे में शामिल हुए और अंबेडकर 1, 2, तीनों में शामिल हुए। तो भीमराव अंबेडकर 1930, 1931, 1930 अर्थात तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अर्थात ये इंग्लैंड में हुआ था एक गोलमेज सम्मेलन। भैया एक गोल मेज थी, उसके चारों तरफ बैठे कर एक मीटिंग रखी गई थी, उसको कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। मीटिंग को हिंदी में कहते हैं सम्मेलन, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आगे, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज क्या है भैया? हिंद स्वराज क्या है? महात्मा गांधी ने स्थापना की थी। हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919। गुजरात के बारदोली किसान आंदोलन। तो इसमें कौन शामिल हुए थे? तो आपको पता है, वो वही पटेल साहब हुए थे इसमें, किसान आंदोलन में। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। रोलेक्ट एक्ट कब आया था भैया? रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था। वैसे तो कब आया था? 1919 में आया था। ये गड़बड़ी हो गई क्या? ये हिंद स्वराज, देखो रोलेक्ट कब आया था? 1919 में आया था। 1919 में आया था। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। ये 1920 जो है ना, ये किसका होना चाहिए? तो देख लेते हैं ये 1920 किसका होना चाहिए। तो ये है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। अब एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ?
तो ये 1919 में लागू हुआ। कब हुआ? 1919 में लागू हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो वो 26 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 से हम स्वाधीनता दिवस मनाने लग रहे हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। 1928 में आया। बना कब था? 1927 में बन गया था। कहाँ बना था? इंग्लैंड में बना था। लेकिन भारत कब आया? 1928 में आया। कहाँ उतरा था? बम्बई में उतरा था। कहाँ उतरा था? बम्बई में। पहले इसको बम्बई कहते थे, मुंबई को क्या कहते थे? बम्बई कहते थे। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। इसी कारण लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस तो 1931 में ले लिया। कब ले लिया? 1931 में ले लिया। क्यों ले लिया था? क्योंकि समझौता हो गया था, गांधी इरविन समझौता 1931 में। गांधी इरविन समझौता हो गया था 1931 में। इसलिए समझौते के कारण क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? आनंद मठ उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। उस कारण को बताइए जिसके कारण गांधी जी को 1919 में सत्याग्रह शुरू करना पड़ा। तो उसका क्या क्या कारण रहे? 1919 एक तो सबसे पहली बात तो रोलेट एक्ट था। क्या था? रोलेट एक्ट था। जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग। तो रोलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग था, एक खिलाफत आंदोलन था। क्या था? खिलाफत आंदोलन था। तो ये 3-4 कारण हैं जो कि सत्याग्रह करना पड़ा। तो मेन कारण क्या रहा? रोलेट एक्ट था। मेन कारण क्या था? रोलेट एक्ट था। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भैया 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तीनों गोलमेज सम्मेलन बताए हैं आपको। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन अर्थात 1931 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में हो गया था, 5 मार्च 1931 में, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से बताना जरूर इस वीडियो में कि आपको क्या परेशानी आ रही है और अगली वीडियो कौन से, अभी तो इसकी भी और सीरीज चलेगी, लेकिन अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट के लिए लेके आए ऑब्जेक्टिव के लिए। हमारी ये बहुत बेहतरीन सीरीज चल रही है, जो भी देखेगा अपना फ़ायदा लेगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करेगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स के माध्यम में बता भी देना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है और क्या चीज़ अच्छी लग रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।